हाय एवरीवन, एक्सरसाइज प्रॉब्लम कर रहे थे हेलोल्केन्स हेलोरीन में। क्वेश्चन नंबर 10.3 तक किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 10.4 जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिकल प्रॉपर्टी जो हेलोल्केन का पढ़े थे वहाँ से क्वेश्चन है 10.4। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी का कंपैरिजन है। हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा वो पूछा है। 3 कंपाउंड दिया है, CH2Cl2, सेकेंड में है CHCl3 और थर्ड में दिया हुआ है CCl4। अच्छा खासा चर्चा चलने वाला है इस पर। डाइपोल मोमेंट आप पढ़े हो केमिकल बॉन्डिंग में, बड़ा सा टॉपिक था, इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब वो पूरा टॉपिक का जिक्र कर पाना यहाँ तो संभव है नहीं, तो जितना हो सके बताते हैं। डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का फिजिकल प्रॉपर्टी होता था जो उसके पोलैरिटी को डिसाइड करता था, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। डिनोट करते थे म्यू से। फॉर्मूला इसका था चार्ज इनटू बॉन्ड लेंथ L, यूनिट होता था डिवाई T। मतलब यह डायपोल मोमेंट कहीं ना कहीं चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा और साथ ही साथ जो लेंथ है दो चार्ज के बीच उस पर भी डिपेंड करेगा। डायपोल मोमेंट में एक बात और पढ़े थे कि यह जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लिया जाता है। अब वेक्टर का प्रॉपर्टी आप जानते होंगे कि दो वेक्टर्स पैरेलल जा रहे हैं तो इन दोनों का एडिशन होता है, वैल्यू ओवरऑल बढ़ता है। यदि दो वेक्टर्स पैरेलल नहीं जा रहे हैं तो यहाँ सब्ट्रैक्शन होता है, वैल्यू घटता है। और यदि दो वेक्टर एक दूसरे से एकदम अपोजिट जा रहे हैं विथ इक्वल मैग्नीट्यूड तो यहाँ जीरो होता है। माने इसको हम मान लें μ1, इसको मान ले μ2, तो यहाँ जो रिजल्टेंट होगा म्यू रिजल्टेंट वो μ1 प्लस μ2 जोड़ के। वैसे यहाँ यदि इसको करोगे μ1 इसको कर दो μ2 तो यहाँ जो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट होगा म्यू रिजल्टेंट हो जाएगा μ1 माइनस μ2 और यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा, यहाँ तो जीरो हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। जीरो आ गया तो नॉन पोलर और ये दोनों केस पोलर। ये थोड़ा सा याद दिला दिए हम, बाकी पूरा डिटेल आप पढ़े हो डाइपोल मोमेंट में। नहीं याद आ रहा है तो जा करके वहाँ से पढ़ो, ठीक है। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सबसे पहले इन चारों का शेप बनाओ और शेप वैसे ही बनाना है जैसा आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो। ये सबके सब कार्बन वाले कंपाउंड है, सब में कार्बन का 4 सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, मतलब सब में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये टेट्राहेड्रल शेप वाले मॉलिक्यूल्स हैं। 3 के तीनों टेट्राहेड्रल शेप वाले हैं। तो CH2Cl2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। CHCl3 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, 3 क्लोरीन, कार्बन, 4 क्लोरीन। सबके सब टेट्राहेड्रल है। शेप ही तो सबसे मेजर फैक्टर होता है ना डाइपोल मोमेंट डिसाइड करने के लिए। शेप इज द मेजर फैक्टर। टेट्राहेड्रल, ये भी टेट्राहेड्रल है। शेप नहीं पता है तो आप कभी पता नहीं कर पाओगे डाइपोल मोमेंट क्या होना है कि नहीं होना है। क्वेश्चन में यहाँ डाइपोल मोमेंट का वैल्यू नहीं पूछा है, बस इतना पूछा है कि सबसे ज़्यादा किसका होगा। वैल्यू हम लोग बता भी नहीं सकते हैं। सबसे ज़्यादा किसका होगा ये पता करने के लिए कंपैरिजन करेंगे हम लोग, जो पढ़े हैं थ्योरी उसके हिसाब से। कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा किसका, कार्बन का। तो जो डाइपोल वेक्टर बनेगा वो कार्बन की तरफ, यह वेक्टर बता रहा है कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ भी वेक्टर कार्बन की तरफ ही बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन में कार्बन का ज़्यादा है। लेकिन कार्बन और क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो अब क्लोरीन का ज़्यादा है, तो इस बार वेक्टर बनेगा इस क्लोरीन की तरफ, जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन की तरफ जा रहा है। और सेम इसमें क्लोरीन की तरफ जा रहा है, ऐसा। वैसे इस सब में बनाओ वेक्टर, फिर समझ में आ जाएगा आगे का बात।
कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन के तरफ क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ देखोगे तो ये क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन की तरफ, यहाँ भी क्लोरीन की तरफ और यहाँ भी क्लोरीन की तरफ, ऐसा। ठीक है, अब सबसे पहले इसी का जिक्र करें CCl4 का। देखो ये जो ऐसे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होते हैं ना, हम लोग पढ़े थे AB4 टाइप के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे नॉन पोलर होते हैं। इसमें से जो आप वेक्टर देख रहे हो, ये 4 वेक्टर, एक ऊपर की ओर जा रहा है, ये 3 नीचे की ओर। इन तीनों का आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे तो ठीक इसके एंटी पैरेलल आएगा। ये पढ़े केमिकल बॉन्डिंग में कैसे एंटी पैरेलल आता है। ये तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर जब निकालोगे तो इसके ठीक अपोजिट आएगा, एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल आएगा और मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि ये भी कार्बन क्लोरीन बॉन्ड का वेक्टर है और ये भी कार्बन क्लोरीन का ही वेक्टर है। तो मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन अपोजिट, माने -5 + 5, आंसर कितना आता है 0। डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, तो इस केस में डायपोल मोमेंट तो इसका 0 आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। हमेशा याद रखना कि जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं AB4 टाइप के, वे ऑलवेज नॉन पोलर ही होते हैं। इन दोनों की ज़रा सोचो अच्छे से। यहाँ देखोगे तो ये चारों वेक्टर तुमको सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई देंगे। ये कार्बन क्लोरीन का भी तीनों वेक्टर नीचे जा रहा है, ये हाइड्रोजन वाला भी नीचे जा रहा है। यहाँ थोड़ा सा लगेगा कि 1 2 ये 3 वेक्टर नीचे की ओर जा रहे हैं, ये इधर। लेकिन इसको ऐसे भी देखो ना कि 1 और 1 की जो 2 वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर कहीं ना कहीं इस तरफ जा रहा है और ये दोनों नीचे की ओर जा रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस इतना सोचो कि कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है और बदले में कार्बन का इलेक्ट्रॉन ये तीनों क्लोरीन विड्रॉ कर रहा है। यहाँ इस कार्बन को ये 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और बदले में 2 क्लोरीन ले रहा है। तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलने वाला भी 2 एटम है और इलेक्ट्रॉन जिसको देना है वो भी 2 एटम है। मतलब इसको 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो 2 तरफ से इलेक्ट्रॉन जा भी रहा है। जबकि इसमें कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है एक ही तरफ से और जा रहा है 3 तरफ से। तो बताओ कि किसमें कार्बन के पास ज़्यादा चार्ज बचेगा। ऑब्वियसली यहाँ बचेगा, क्योंकि इस कार्बन को 2 एटम दे रहा है तो 2 ले रहा है, और यहाँ है कि 1 दे रहा है और 3 ले रहा है। माने 1 रुपये खर्च और 3, मतलब 1 रुपया आमदनी और 3 रुपये खर्च, तो बचेगा तुम्हारे पास तो कुछ नहीं, ऊपर से कर्ज में रहोगे। और यहाँ है कि 2 रुपया आमदनी 2 रुपया खर्च, तो यहाँ फिर भी चलो इसके तुलना में तो बेहतर हो, बच नहीं रहा है लेकिन कर्ज भी तो रही है। समझ रहे हो ना बात को, कि यहाँ इस कार्बन को 2 एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 लेगा भी। यहाँ देने वाला 1 है, लेगा 3, तो इस हिसाब से कार्बन के पास चार्ज ज़्यादा यहाँ बचेगा। और जब कार्बन के पास चार्ज यहाँ ज़्यादा बचेगा तो इसके अनुसार चार्ज यदि ज़्यादा है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा, ज़्यादा। तो इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, शायद 1.68 डिवाइड होता है और इसका 1.08। वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, बस ये वैल्यू हम दे रहे हैं, डाटा एक्सपेरिमेंटल है, सेटिस्फैक्शन के लिए पता चल जाए थोड़ा कि हाँ सही है या गलत है, बस इतना सा बात। 60 होता है, 60 डिवाइड। ये वैल्यू नहीं रखना है, बस समझना था कि आखिर इसका किससे ज़्यादा। क्वेश्चन में पूछा था सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो आंसर तो ये हो जाएगा सबसे अधिक। क्यों सबसे अधिक हुआ ये समझना ज़रूरी था। वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू नहीं पूछेगा, क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी था ये इंपॉर्टेंट था, सबसे अधिक क्यों था सो। तो ऐसे वेक्टर लेकर के चलोगे, वेक्टर से नहीं समझ में आएगा ना, तो फिर ऐसे देखना चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब जैसे यहाँ था कि इस कार्बन के पास सारे इलेक्ट्रॉन लेने वाले ही ग्रुप है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, ऑलमोस्ट चार्ज का कोई मतलब नहीं बच पाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। वेक्टर से क्लियर हो जा रहा है तो ठीक है, और नहीं तो फिर ऐसे देखोगे, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा। तो क्वेश्चन तो फिलहाल यही था, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, इन तीनों में कंपैरिजन पूछ दिया था। हो सकता है एग्जाम में या हेलो अल्केन ना दे करके हेलो बेंजीन का पूछते, तो एक बार हम उसे भी बताना चाहेंगे। क्वेश्चन में है नहीं लेकिन हाँ पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब डायपोल मोमेंट पे आ ही गए हैं तो फिर उसे भी कर लें, छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। मान लो एग्जाम में पूछता इन 3 कंपाउंड में ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन,
फिर पूछता मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और एक पूछ देता पारा डाइक्लोरोबेंजीन। कि बताओ इन तीनों में डायपोल मोमेंट सबसे अधिक किसका होगा। तो डायपोल मोमेंट में एक बात और कि यह जो डायपोल मोमेंट होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एंगल का, ये भी याद रखना, अभी वही यूज होने वाला है। वेक्टर का पूरा प्रॉपर्टी जानते हो तो डायपोल मोमेंट को समझना आसान है, नहीं जानते हो तो उतना ही मुश्किल है। क्लियर सी बात है। अब सब जगह देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, दो दो है। अभी कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड है तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वेक्टर क्लोरीन की तरफ, इसमें भी वेक्टर क्लोरीन की तरफ। यहाँ क्लोरीन की तरफ, इसमें तो एकदम अपोजिट है। तो जो हम लोग को समझ में आ रहा है बढ़िया से वो यही है कि इसमें एकदम अपोजिट जा रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये भी है ये भी है। तो दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन एकदम अपोजिट हो विथ मैग्नीट्यूड सेम, तो जीरो कैंसिल कर देगा, जीरो नॉन पोलर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नॉन पोलर। इन दोनों में ज़रा समझना है, इन दोनों में से जीरो किसी का नहीं होगा, ये तो क्लियर है। जीरो किसी का नहीं होगा, ये क्लियर है क्योंकि वेक्टर एकदम अपोजिट नहीं जा रहे हैं। यहाँ तो मान के चलो ऑलमोस्ट एक ही डायरेक्शन है, यहाँ थोड़ा सा अपोज कर रहा है दोनों एक दूसरे को। एंगल देख करके चलो, ई एंगल कितना है भाई 60 डिग्री, ई वाला एंगल कितना है 120 डिग्री, और ई वाला एंगल कितना है 180 डिग्री। यहाँ लिखे कि डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट कम, तो थीटा मैंने एंगल, तो ये 60 है ये 120 है, तो 120 ज़्यादा हो गया, एंगल तो कम आएगा। इसका डायपोल मोमेंट होता है 1.48 डिवाई और इसका होता है 2.54 डिवाई, तो ज़्यादा इसका हुआ। अब उसको यदि जानना चाहोगे कि सर ऐसा क्यों है एंगल बढ़ने से, तो देखो ये तो वेक्टर का ही बात है ना कि ऐसे दो वेक्टर यदि हैं, एक का मैग्नीट्यूड मान ले μ1 दूसरे का μ2, डायरेक्शन अलग है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है म्यू रिजल्टेंट, क्या फॉर्मूला होता है अंडर रूट μ1 का स्क्वायर μ2 का स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 कॉस थीटा। दिस कॉस थीटा इज वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉस थीटा यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा पे ही वैल्यू डिपेंड करेगा, प्लस में है। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा में यदि कॉस 0 डिग्री है तो वैल्यू होता है 1, और यदि कॉस 90 डिग्री है तो वैल्यू होता है 0, और यदि कॉस 180 डिग्री है तो वैल्यू होता है -1। इससे क्या सीख रहे हो कि जैसे ही कॉस के टर्म में एंगल बढ़ते जाता है वैल्यू घटते जाता है। देखो 1 से 0, 0 से -1, वही चीज़ यहाँ होगा कि जब ये एंगल बढ़ेगा तो एंगल बढ़ने से वहाँ कॉस के टर्म में एंगल बढ़ेगा, और कॉस के टर्म में एंगल बढ़ेगा तो इसका वैल्यू क्या होता है डिक्रीज करता है, इसलिए एंगल डिक्रीज कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट था, चाहे हेलो अल्केन का पूछ दे डायरेक्ट या फिर यहाँ से पूछ दे हेलो बेंजीन को लेकर के, लेकिन डायपोल मोमेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इग्नोर नहीं करना है इसे। डाटा रटना ज़रूरी नहीं है, समझोगे कंसेप्ट को। डाटा हम दे रहे हैं एक्सपेरिमेंटल ताकि तुम्हें लगे हाँ सच में वैल्यू ज़्यादा कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10.5। क्वेश्चन लिख देते हैं, समझना ज़्यादा आसान होगा। कह रहा है कि ये हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन, डज नॉट react with chlorine in dark but keeps a single monochloro compound, formula C5H9Cl in bright sunlight।
in bright sunlight. So identify the hydrocarbon. Identify the hydrocarbon. देखो हाइड्रोकार्बन C5H10, सबसे पहले तो तुम पता करो कि यह C5H10 किस तरह का हाइड्रोकार्बन है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, कुछ भी। क्वेश्चन कह रहा है कि यह जो हाइड्रोकार्बन है वह क्लोरीन से डार्क में रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन जैसे ही सनलाइट लाते हैं रिएक्शन करके एक मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है जिसका फॉर्मूला वो है। तो बताना है कि यह कौन सा हाइड्रोकार्बन है, मैंने कंपाउंड का नाम बताना है ऐसा। तो हम बोले कि सबसे पहले फार्मूला से ये पता करो कि यह अल्केन के कैटेगरी का है, अल्कीन के कैटेगरी का है कि अल्काइन के कैटेगरी का है। तो कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन है, कार्बन से दोगुना हाइड्रोजन है मतलब फार्मूला CnH2n। तुम जानते होगे कि CnH2n अल्कीन होता है, ऑब्वियसली होता है। लेकिन हम क्या पढ़े, जब IHT बताया जा रहा था आइसोमर वाले चैप्टर में, तो उसमें बताया गया था कि एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है एक रिंग का, बताया गया था ना। तो अल्कीन और साथ ही साथ यहाँ साइक्लो अल्केन भी हो सकता है, काम कर गया IHD। ये बताता है IHD कि यदि IHD एक है तो एक डबल बॉन्ड है या ये बदले में एक रिंग है, मतलब एक डबल बॉन्ड और रिंग इक्विवेलेंट है, याद रखो। तो यह जो फार्मूला हो गया C5H10, या तो साइक्लोपेंटेन हो सकता है या तो सिंपली पेंटीन हो सकता है। अब इन दोनों में क्या होगा तो कन्फर्म करेंगे। साइक्लोपेंटेन होगा तब तो फिर एक सिंगल सा ही स्ट्रक्चर बनना है इसका, साइक्लोपेंटेन होगा तब तो एक सिंगल सा ही स्ट्रक्चर बनना है। लेकिन पेंटीन होगा भाई तो इसमें कई तरह के बात हो सकते हैं, कई तरह के बात हो सकते हैं। CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2, फिर इसको यहाँ करो 2 पे, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3, फिर ब्रांच निकाल दो CH3, CH3 डबल बॉन्ड CH, CH3, ऐसे ऐसे कई स्ट्रक्चर बन जाएंगे। बहुत सारा स्ट्रक्चर बन रहा है मतलब में भी प्रोडक्ट अलग अलग बने। और वैसे भी यहाँ लिखा हुआ है कि यह हाइड्रोकार्बन जो है सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन करता है। तो अल्कीन वगैरह का हम लोग नहीं पढ़े हैं रिएक्शन क्लोरीन से सनलाइट में, पढ़े हैं एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा है हमने, लेकिन वह बहुत कम कॉमन होता है। और सो भी यहाँ साफ साफ लिख दिया कि एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड बनता है। यदि तुम इसको लेकर के चलोगे पेंटीन तो फिर यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, यहाँ से भी बन सकता है, ना जाने कितने प्रोडक्ट बन जाएंगे अलग अलग। लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि एक सिंगल प्रोडक्ट देता है। इसका मतलब कि उस कंपाउंड में जितने भी कार्बन हैं उन सब कार्बन में हाइड्रोजन आइडेंटिकल है, माने कार्बन आइडेंटिकल है। तो यदि बात करो साइक्लोपेंटेन की तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि साइक्लोपेंटेन में ये जो 5 कार्बन है ये पाँचों बिल्कुल आइडेंटिकल है, पाँचों एकदम एक है, पाँचों में 2-2 हाइड्रोजन है, 2-2 हाइड्रोजन सब में एकदम केमिकली इन्वायरमेंट सबका सेम है। तो इसका रिएक्शन जब तुम क्लोरीन से करवाते हो सनलाइट के प्रेजेंस में तो यह क्लोरीन कहीं एक जगह जा कर के जुड़ जाएगा और बाहर निकल जाएगा यहाँ से HCl, ऐसा। सो द गिवन हाइड्रोकार्बन इज साइक्लोपेंटेन, इतना सोचना था इसमें, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो क्या करेगा, इसी में ऑप्शन दे देगा, साइक्लोपेंटेन कर देगा, साइक्लोपेंट 1 इन, साइक्लोपेंट 2 इन, एक ऐसा दे देगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ऐसे कुछ भी बोलेगा बताओ ये कौन सा कंपाउंड है। तो सोचना ऐसे है इसमें। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 10.6। क्वेश्चन नंबर 10.6 आइसोमर लिखना है। राइट द आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला C4H9Br।
देखो यहाँ आइसोमर केवल बोला है, आइसोमर में इसे क्लियरली कहना चाहिए स्ट्रक्चरल, स्टीरियो की सब, क्लियरली कहना चाहिए था इसको कि कौन सा आइसोमर। नहीं क्लियर कहा है तो भाई हम तो सब लेकर के चलेंगे, स्टीरियो आइसोमर भी लेकर के चलेंगे, स्ट्रक्चरल भी लेकर के चलेंगे, दोनों। अब दोनों लेकर के चलेंगे तो कैसे होगा, देखो C49HBr है 4 कार्बन का, तो पहले तो स्ट्रक्चर बना लो। ऐसा, ठीक है, एक ये कंपाउंड बन जाएगा 1 ब्रोमोब्यूटेन। अब इसी में ब्रोमीन का पोजीशन चेंज कर दो, तो CH3 CH2 CH, यहाँ Br और ये CH3। अब इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, फिर CH3C CH3 CH3 Br, तो 1 2 3। तो इस बार हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये 3 तो यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये तीनों को तुम पोजीशन कहो चेन कहो, पूरा मिक्स्ड है। पोजीशन और चेन 2 लेकर के यदि चलो, मेटामेरिन शो करेगा नहीं, फंक्शनल ग्रुप शो करेगा नहीं, रिंग चेन वगैरह कुछ होगा नहीं इसमें। अब बचता है ऑप्टिकल। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर बनाए हो ना, तीनों में देखो तो किसी में कायरल कार्बन है क्या? ये कार्बन कायरल है? नहीं है, सेम हो जाएगा। दिस वन इज कायरल कार्बन, यह कायरल कार्बन है। एक ग्रुप इसमें इथाइल है, एक ब्रोमीन है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, चारों डिफरेंट है, तो यह कायरल कार्बन हुआ। और यदि यह कायरल कार्बन है तो फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। याद करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे थे, वहाँ था ऐसा क्वेश्चन, कायरल मॉलिक्यूल पूछा था। तो कायरल कार्बन है तो मॉलिक्यूल कायरल हो सकता है। कायरल होने के लिए कार्बन इधर CH2 CH3 कर दो, एक तरफ CH3 कर दो, टेट्राहेड्रली इसको दिखा दे रहे हैं, एक तरफ Br कर दो और एक तरफ H कर दो, ये कायरल है। और बना दो इसका मिरर इमेज, देख लो नॉन सुपर इम्पोजेबल आ रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली आएगा। CH2 CH3 Br इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, H भी इधर आ जाएगा, CH3 इधर चला जाएगा, ऐसा, ठीक है। RS करके लिखो, ज़्यादा समझ में आएगा। RS करोगे तो प्रायोरिटी सीक्वेंस में ये 1 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, ये 2 हो जाएगा, इधर वाला 3 है, इधर वाला 4 है, तो 1 से 2 2 से 3, लेफ्ट आ रहा है S फॉर्म, इसमें 1 2 3 4, राइट जा रहा है R फॉर्म, RS कॉन्फ़िगरेशन। S का R आ जा रहा है, इसका मतलब क्या, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, ऑप्टिकली एक्टिव है, इनैंसियोमर्स है। तो बताओ कितने आइसोमर हुए, 1 2 3, और इसका एक मिरर इमेज बन गया 4, तो टोटल 4, 3 स्ट्रक्चरल और 2 स्टीरियो। तो 2 स्टीरियो में से एक तो यही हो गया ना, इसी का तुम 2 अलग अलग फॉर्म बनाए, तो दोनों अलग थोड़ा हो जाएगा, दोनों में से कोई एक काउंट करना है। तो टोटल आइसोमर इसके बन गए कितने, 4। स्ट्रक्चरल यदि केवल पूछता तो 3 कहते, स्टीरियो केवल पूछता तो उसमें 2 कह देते, लेकिन मिला के पूछा है तो 4 कहेंगे, 3 और 2 5 नहीं कहेंगे, क्योंकि मिलाओगे तो एक स्ट्रक्चर है जो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो आइसोमेरिज्म से भी क्वेश्चन डाल दिया है, इसको भी करना है, ठीक है। तो आई थिंक इस लेक्चर को यहीं तक रखा जाए, हमें नेक्स्ट लेक्चर से आगे और भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के लिए धन्यवाद।